Students, in this video lesson, we will discuss about the calculation of cell potential और EMF of a galvanic cell. तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. जो नर्स्ट इक्वेशन होती है उसकी हेल्प से ही हम सेल का, गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल या EMF कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन आपको सेल पोटेंशियल या EMF जब हम कैलकुलेट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, तो कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर पाएंगे. एक तो जिस गैल्वेनिक सेल के लिए आपको सेल पोटेंशियल या EMF कैलकुलेट करना है, आपको उस गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, मतलब उस पूरे गैल्वेनिक सेल में क्या रिएक्शन चल रही है वो आपको मालूम होनी चाहिए. अगर वो आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दी हुई है ओवरऑल रिएक्शन तो बहुत अच्छी बात है. और अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो पहले आप सेल रिप्रेजेंटेशन से हाफ रिएक्शंस निकालेंगे. दोनों कंटेनर जो यानी कि जो दोनों हाफ सेल हैं, दो कंटेनर हैं, तो लेफ़्ट वाले हाफ सेल में यानी कि ऑक्सीडेशन वाले में जो हाफ रिएक्शन चल रही है वो लिखेंगे. फिर राइट वाले सेल में जिसमें रिडक्शन चल रहा होगा उसमें किस तरह की हाफ रिएक्शन है वो आपको लिखनी है. फिर आपको उन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले दोनों हाफ रिएक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको देखने हैं कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं या नहीं. अगर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो आपको दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है. और इसके लिए आपको उन दोनों हाफ रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी सूटेबल नंबर से, जिससे कि दोनों में या किसी एक में मल्टीप्लाई करके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाए. और उसके बाद आपको उनको ऐड करना है, दोनों हाफ रिएक्शंस को, तब जाकर आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी. तो ये वाला जो है एग्जांपल आगे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ. तो यानी कि सबसे मेन चीज़ है कि नर्स्ट इक्वेशन के लिए एक तो आपको सेल, ओवरऑल सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए, पूरे सेल में क्या रिएक्शन चल रही है. दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि उस सेल रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हुए हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन में. यानी कि जो हाफ रिएक्शंस, दोनों हाफ रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स सेम होकर आएंगे, इक्वल होकर आएंगे, वो आपको n की वैल्यू देंगे. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए अगर एक हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे तो एक में आपको 3 से और एक में आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो तब जाकर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे दोनों में, मतलब इक्वल होंगे 6. तो इसलिए n की वैल्यू क्या होगी, 6. तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन क्या है. देखिए, नर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पर हमने एक कोई जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ली हुई है जिसमें AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD. इसमें जो स्मॉल लेटर्स में जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, और जो कैपिटल में है उसमें कैपिटल A और B जो हैं अल्फ़ाबेट्स में वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कैपिटल C और D हैं वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है, यानी कि ई सेल, यानी कि जिसका सेल पोटेंशियल हमें निकालना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यानी कि उस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको गिवन होगा. या तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको गिवन होगा या दोनों हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन होंगे, उनसे आप इसको निकालेंगे राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि कैथोड माइनस एनोड करके, जैसे कि आपको इसके पहले वीडियोस में दिखाया गया है, बताया गया है. माइनस RT/NF ln ये नेचुरल लॉग है. देन
कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, और दोनों की जो पावर में है वो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं जो उनके सामने इक्वेशन में उनके पहले लिखे हुए हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, स्मॉल सी, तो वो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अपॉन ए रेज टू पावर ए देन बी रेज टू पावर बी। यहाँ पर ये याद रखना कि जो नेचुरल लॉग है एल एन, ये नेचुरल लॉग है जो ई बेस पर होता है। जब हम इसको tan बेस पर कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 के मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर ये एल एन लॉग tan बेस पर आता है, जिसको हम एल ओ जी करके लिखते हैं, यानी कि वो tan बेस वाला है। और जब हम एल एन लिखते हैं तो वो नेचुरल लॉग है ई बेस वाला। तो आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसका मतलब जो नेचुरल लॉग एल एन था वो अब tan बेस पर आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने नस्ट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म लिखी है लॉग के आगे, ऊपर हमने प्रोडक्ट वाली ली है और नीचे हमने रिएक्टेंट वाली ली है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी रिफ्रेशर्स में या बुक में ऐसा भी है कि उन्होंने रिएक्टेंट वाली टर्म यानी कि ए और बी वालों को ऊपर लिया हुआ है और सी और डी प्रोडक्ट वालों को नीचे लिया हुआ है, लेकिन वहाँ उन्होंने लॉग से पहले जो साइन है वो उन्होंने पॉजिटिव लिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है -2.303 RT/NF, तो ऐसे ही उन लोगों ने वहाँ पर माइनस की जगह पहले प्लस लिया हुआ है, तभी उन्होंने रिएक्टेंट के ऊपर प्रोडक्ट को नीचे लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम ये याद रखेंगे कि हम जो लेंगे वो यहाँ माइनस साइन वाला लेंगे और ऊपर प्रोडक्ट हमेशा रख। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिखी है माइनस के आगे 0.059। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली? ये वैल्यू हमें मिलती है जब हम 2.303 और इनटू आर की वैल्यू 8.314 और इनटू टेम्परेचर हम 298 केल्विन लेते हैं अपॉन एफ, और एफ नीचे हम फेरेडे कांस्टेंट लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर नीचे 96487 दिखाई हुई है। तो और नीचे दिखाया भी हुआ है सबसे लास्ट लाइन में, आप देखिएगा कि किस तरह से हमने 2.303 RT/F को कैलकुलेट किया है 298 केल्विन पर, तब जाकर ये 0.059 आया है। तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए कि फॉर्मूले में आपको ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए पहले से ही इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन ये वैल्यू 0.059 आपने जब लेनी है जब टेम्परेचर 298 केल्विन दिया गया हो, क्योंकि इस पूरी टर्म में 2.303 RT/F में केवल एक टेम्परेचर ये जो चेंज हो सकता है, बाकी नहीं। तो अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन से अलग दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर दोबारा से इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपको 298 केल्विन ही दिया जाता है, और अगर कहीं टेम्परेचर मेंशन नहीं है किसी न्यूमेरिकल में तो आपको फिर इसको 298 स्टैंडर्ड लेकर ही करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नस्ट इक्वेशन जो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हम किसी गैल्वेनिक सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक गैल्वेनिक सेल आपको यहाँ पर दिया गया है। इस गैल्वेनिक सेल में आपको जो सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है पैरेलल लाइन, उसके लेफ्ट साइड एक हाफ सेल है, एक राइट साइड एक हाफ सेल है। तो पहले हम जो लेफ्ट में हाफ सेल है जो ऑक्सीडेशन वाला होता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, उसकी हाफ रिएक्शन लिखते हैं, यानी कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन कब फॉर्म होगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हम उसकी हाफ रिएक्शन यहाँ पर लिख देते हैं। फिर एल्यूमिनियम वाले हाफ सेल में एल्यूमिनियम आयन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर एल्यूमिनियम
यहाँ पर एटम फॉर्म होगा। तो ये दोनों हाफ रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखिए यहाँ पर दोनों हाफ रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम नहीं है। पहले वाले हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम यहाँ पर ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर हमें निकालनी है तो अगर यहाँ पर हमें ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को पहले बैलेंस करना होगा। इसके लिए हमें दोनों हाफ रिएक्शंस में देखिएगा, जो पहली वाली इक्वेशन है, पहली वाली हाफ रिएक्शन है, उसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो वहाँ पर हमें मिलेगा 3mg गिव्स 3mg2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरी वाली इक्वेशन हाफ रिएक्शन है उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आएगा 2al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2al। तो जब हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी 3mg प्लस 2al3 पॉजिटिव गिव्स 3mg2 पॉजिटिव प्लस 2al। यहाँ पर आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, जब इक्वल इलेक्ट्रॉन्स दोनों के आए, दोनों हाफ रिएक्शंस के, तो 6 दोनों में आए, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 होगी। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम इसके लिए लिखें तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 6। यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं, तो इसलिए 298 केल्विन पर वैल्यू 0.059 अपॉन n यहाँ पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, देन लॉग। एक चीज़ और ध्यान आपको रखनी है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखनी होती है और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रखनी होती है वो हमें आयोनिक स्पीसीज़ की रखनी होती है, या फिर गैसेस स्टेट में कोई है तो उसके लिए प्रेशर के लिए वैल्यू रखनी होती है। लेकिन जो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि Mg और Al, लेफ्ट में आप देख रहे हैं Mg और राइट में आप देख रहे हैं राइट साइड में Al, तो ये सॉलिड फेज में होते हैं, तो इसी वजह से इनकी कंसंट्रेशन सॉलिड फेज में होने की वजह से यूनिटी ली जाती है, तो इसलिए इनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम केवल आयंस की कंसंट्रेशन को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट साइड में Mg है, तो हमने Mg की कंसंट्रेशन और उसके पहले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो उसको पावर में ले आए अपॉन, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड में आयनिक फेज में केवल Al है, Mg सॉलिड में है तो इसलिए उसको नहीं लेंगे, यूनिटी मान के वहाँ पर उसको नहीं लेंगे। तो अब Al3 पॉजिटिव है, तो Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर, और इसका स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इक्वेशन में 2, तो वो पावर में आ गया। तो इस तरह से जो सेल हमें दिया गया था उस सेल के लिए हमने ये नेक्स्ट इक्वेशन लिखी। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जैसे कि इस एग्जांपल में शुरुआत में आपने देखा कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था और आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया था, तो पहले आपने हाफ रिएक्शंस बनाई देन ओवरऑल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में कि आपको डायरेक्ट ओवरऑल सेल रिएक्शन दे दी जाए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। केवल आपको नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ कंसंट्रेशन वाली रखनी होंगी, सीधे इक्वेशन से देखकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने होंगे, तो वहाँ से आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। यहाँ तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन से इसको निकालना था। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि अभी हमने इसके पहले एग्जांपल में रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन निकाली थी, यहाँ रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन हमें निकालने को बोला गया है। तो देखिए सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, ई नॉट सेल भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल सेल रिएक्शन हमें डायरेक्ट दे दी गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में देखिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी कि ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होता है, एनोड पर, लेफ्ट वाले कंटेनर में, इसलिए हम इसको सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड रखेंगे। जबकि सिल्वर आयन से सिल्वर एटम सॉलिड में फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स ये सिल्वर आयन से सिल्वर फॉर्म होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यानी कि रिडक्शन। तो इसीलिए इसको रिडक्शन कहाँ होता है, राइट वाले कंटेनर में, तो इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज यानी कि पैरेलल लाइन के राइट साइड रखा जाएगा। तो ये तो यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन था।
अब हम नॉन्स्ट इक्वेशन से सेल पोटेंशियल इसका कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f। 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और सिल्वर आयन से सिल्वर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिल्वर आयन थे 2, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 गेन हुए पूरी रिएक्शन में, इसलिए एन की वैल्यू 2। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन 2f। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, लेकिन सिल्वर आयन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 यहाँ पावर में आ गया। अब आगे देखिए ई नॉट सेल इसने दिया हुआ है 3.17 वोल्ट, तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट माइनस 0.059। यहाँ पर देखिए 0.059 इसलिए क्योंकि इसने यहाँ पर हमें कोई टेम्परेचर नहीं दिया, इसलिए स्टैंडर्ड में हम इसको मानकर चलेंगे 298, तो वहाँ से हम वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं 0.059 वोल्ट अपॉन 2। देन लॉग मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.130 और अपॉन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.0001 और इसका होल यहाँ पर स्क्वायर आ गया ये। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.17 वोल्ट माइनस, देखिए यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, लॉग किस तरह से वैल्यू देखते हैं। उसके बाद लॉग्स की वैल्यू को पूरा सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 0.21 वोल्ट। जब आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ई सेल इज इक्वल टू 2.96 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ट्राई करनी है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ आगे, तो वो आप ट्राई करिएगा। ये प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करनी है और मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये अभी जो डिस्कशन ख़त्म हुआ है ये था गैल्वेनिक सेल का, और अब आगे जो स्टार्ट होगा डिस्कशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का।